इंजीनियरिंग कॉलेज ये उत्तर प्रदेश में हुआ है शायद 2012-13 में। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आज उनकी स्थिति क्या है, ऐसी स्थिति क्यों है? मैं एक उदाहरण बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2012-13 में पीओन की पोस्ट निकला था जिसमें 12,500 इंजीनियर अप्लाई किए थे। अर्थात वो इंजीनियर बने थे क्या? अगर कोई इंजीनियर बनता है तो वो फिर पीओन के लिए क्यों जाएगा? अर्थात नौकर बनना है किसी भी परिस्थिति से, शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर शिक्षा अर्थकरी है, अगर वह इंजीनियरिंग शिक्षा अर्थकरी है तो फिर उसको पढ़ने वाला व्यक्ति किसी दूसरे आर्थिक व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को अर्थकरी एवं अर्थनिरपेक्ष बनाता है, तो भारतीय शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि शिक्षा कभी अर्थ से मापा नहीं जा सकता, इसलिए शिक्षा अर्थ निरपेक्ष है। शिक्षा श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठता को स्थापित करना है। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी वरिष्ठ समाज के प्रतिनिधि हैं, आपने मुझे स्वीकार किया, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि एक हिंदी का विद्वान, हिंदी जानने वाला विद्वान वह संवेदनशील हो सकता है, आत्मीयता की भाषा को समझ सकता है। आज अंग्रेजी के माध्यम से हम सब पढ़ने वालों के साथ हम कुछ रखते हैं। इसके कई उदाहरण है। मैं एक फोर्ड की गाड़ी है मेरे पास, तो मैंने शोरूम में गया। जो जॉब कार्ड बनाता है, तैयारी करता है, मैंने उसके साथ थोड़ी स्वभाव है, सामाजिक प्रवृत्ति है, मैंने उसके साथ बात करना प्रारंभ किया। तो उनकी शिक्षा पूछा तो वो कहे कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैं कहा अच्छा ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो आप गाड़ियां बनाते हैं? बोले नहीं, बनाने वाले तो दूसरे, बनाने वाले तो चौथी फैन है, वो गैरेज में काम करते हैं, वो कुशल कारीगर है। इसीलिए आप सभी जानते होंगे स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट आया, स्किल एजुकेशन का विषय है। जिसके पास कौशल है उसके पास है डिग्री। इसीलिए शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो कौशल युक्त है। पूरी शिक्षा में बदल हो रहा है, सभी में प्रायोगिकता को महत्वपूर्णता दी जा रही है। इसीलिए ये जो रोजगार की जो परिस्थिति में बदल हुई, जो वैश्विक परिस्थिति के लिए बदल हुई, उस वैश्विक परिस्थिति के बदल को ठीक करना है तो उसके पीछे एक कुशल समाज निर्माण करना है, कौशलवान समाज निर्माण करना है। और वो कौशल कैसे प्राप्त होगी? किसी विदेशी भाषा में कतई प्रयोग संभव नहीं हो सकता। वह तो केवल आत्मीय भाषा में, संप्रत्ययों को समझने वाली भाषा में हो सकती है। इसका एक और छोटा सा उदाहरण होगा, मजेदार उदाहरण। मुंबई के 9th फ्लोर में एक लड़का रहता है और उसको सिखाया गया COW काउ क्या है? जो दूध देता है वो काउ, जो दूध देता है वो काउ। और दूसरे दिन जैसे ही सुबह घंटी बजी, घर में मेरे जैसे काका था, बोला काका चलिए आपको गाय दिखाता हूँ। बोला अरे गाय भाई, 9th फ्लोर में कैसे गाय है? काका जो दूध देता है वो काउ है। तो दरवाजा खोला तो दूध देने वाला आया है। संप्रत्ययों का देखिए इस तरह से बदल होने लगा। आज गाय शब्द आप महाभाष्य में जाएंगे, वो कहते हैं अथ गौ इत्यत्र कह शब्द। गौ शब्द कहने से क्या अर्थ है? वो उसकी इतना तर्क, इतनी समस्याएं पैदा करता है। कहता है क्या जिसका गलकंबल है क्या वही गौ है? नहीं, क्योंकि गलकंबल तो और भी पशुओं की है। क्या जिसके ऊपर हापुड़ होता है क्या वह है? वो भी कहता है नहीं। क्या जिसके सिंह है क्या वो होता है? नहीं। तो धीरे धीरे आप उसकी सिंक्रोनाइजेशन करते एक संप्रदाय तक पहुंचता है। इसलिए किसी भी संप्रदाय को समझाने के लिए किसी भी भाषा में इतना सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। वो केवल अपनी भाषा में, मातृभाषा में दिन प्रतिदिन रोज कुछ पढ़ते, सीखते, देखते, जानते व्यक्ति सीखता रहता है, उससे उसका संप्रदाय निर्माण होता है। और इस वैश्विक जो परिवर्तनशील रोजगार की परिवर्तन होता है, व्यक्ति को कौशलवान बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में। इसलिए अपनी मातृभाषा से श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण विषय आप सबके समक्ष 2 मिनट में स्थापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हम सबके समक्ष एक आकांक्षात्मक विश्व, एक आकांक्षात्मक लक्ष्य भी लेकर चलते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, मुझे लगता है हम सबकी यही अपेक्षा है 1947 तक, देश के स्वतंत्र होने तक, 2047 तक हम विकसित भारत में परिलक्षित हुए। अगर भारत की उस समाज को हम ध्यान में लेंगे, एंगस एडिशन करके एक अर्थतत्वविद है, आप चाहे तो आज गूगल में सर्च कर सकते हैं, उनको दिया गया आर्थिक स्थिति का अन्वेषण करने के लिए।
वैश्विक आर्थिक स्थिति का अन्वेषण करने के लिए जब उनको दिया गया, उनका विश्व कब शुरू होता है? ईस्वी सन 0 से, उससे पीछे तो जा ही नहीं सकते। तब से उन्होंने गणना करना शुरू किया, तो उनको ध्यान में आया 17वीं सदी तक भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ जीडीपी वाला देश, 30% जीडीपी वाला देश। उससे पहले 1000 से पहले तो 40%, 50%, 60% वाला जीडीपी वाला देश। 17वीं सदी के बाद क्या हुआ? हमें कभी ध्यान में आया कि 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी और 1764 साल उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ प्रवेश करना शुरू किया, और करने के बाद हमारी अर्थनीति आज जीडीपी क्या है आप समझ सकते हैं। तो इसमें अगर वास्तविक हमारे आकांक्षात्मक लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस विषय को समग्रता के साथ चिंतन करना होगा। यह समाज भिन्न नहीं हो सकता, यह शिक्षा उससे भिन्न नहीं हो सकती, हमारा जीवन उससे भिन्न नहीं हो सकता, हमारी रोजगार की पद्धति उससे भिन्न नहीं हो सकती। हमारे हर एक पहलू जीवन के पद पद समाज और उसके सारे तंत्र, शिक्षा उसकी व्यवस्था है, रक्षण, पोषण, शिक्षण, ये समाज जीवन के 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। जीवन को धारण करने के लिए उसकी रक्षण करने की आवश्यकता है, और दूसरा विषय उसके रक्षण के लिए योग्य पोषण होने की आवश्यकता है, और योग्य रीति से धार्मिक मेरे रक्षण पोषण करते हुए अन्य का भी रक्षण पोषण हो, इसलिए योग्य शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए यह समाज व्यवस्था में ये 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को स्थापित करते हुए शिक्षा को स्थापित करना, और उस जिस विकास की बात करते हैं उस विकास तक तो अवश्य पहुंचना, लेकिन इस संधारणीयता के साथ, और इस संधारणीयता के साथ एक विकसित समाज को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत विस्तृत है। एक एक पहलू पर जाएंगे, क्योंकि आयु अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा में खाई निर्माण हो गई थी, 10वीं के बाद 12वीं में क्या पढ़ेगा उसका कोई संबंध नहीं था, 5वीं के बाद 6वीं में जाएगा तो उसका कोई संबंध नहीं था। हम 10वीं तक पढ़ जाते थे, लेकिन हमारी स्वयं की जिस जगह पर रहते हैं उसकी जैविकता हमें नहीं पता होती है, उसकी भौगोलिकता हमें नहीं पता होती है, हमारे इतिहास, मेरे खुद तो परिवार के इतिहास मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जब आठवीं के पूरे इतिहास पढ़ाया जाता है तो उससे स्वाभाविक आत्मीयता नहीं बन पाएगी। इसलिए व्यक्ति जिन बातों को आत्मीय के साथ सीखी, ज्ञान आत्मनिष्ठ, ज्ञान स्वयं से निर्माण होता है, और ऐसे एक ज्ञानवान श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ बात यही है कि खाने का दान और दिखाने के दान तो अलग अलग किए गए हैं, क्योंकि यह छल आवश्यक है। अगर यह छल नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा कि धर्म शब्द का प्रयोग होते ही इतने बड़े आक्रमण हो जाते हैं कि आप धर्म कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सेकुलरिज्म आ गया, आप हिंदू की अलग कुछ भी कहिए वो सब स्वीकार करें, हिंदू कहने से नहीं हो सकता। ये मेरे साथ हुआ है। मैं 2017 में एक पाठ्यक्रम बनाया, भारतीय शिक्षा नीति। मुझे जेएनयू के पीयू के 2 प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे इस पर विरोध जताया कि हाउ कैन यू स्टार्ट दिस कोर्स बिकॉज वी आर सेक्युलर। तो इसके इस तर्क से बाहर जाने के लिए वो एक विशेष नीति बनाई गई, जिसमें विशेष रूप से भारतीय समाज की चिंतन करते हुए हाथी का, खाने का, दिखाने का, खाने का दान अलग अलग बनाया गया है, जिसमें मूल आधार भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का आधार मानते हुए यह नीति बनाई गई है। अपने को विराम देते हुए अपने आप को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।